हेलो विवोस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आप में से बहुत से लोग DSSB, KVS, NVS, TGT एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम, UGC नेट, यूपी TGT, PGT और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां से आपसे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 और आगे आने वाली वीडियो में हम इसी प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके एंड आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कहता है कि बताइए इनमें से किस इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। तो सबसे पहले आप समझिए कि सॉफ्ट लोन विंडो क्या होता है। सॉफ्ट लोन विंडो मीन्स ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही कंसेशनल रेट पर यानी बिल्कुल कम रेट पर लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी इस इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेंगे तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। साथ साथ ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना इनका काम होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये काम करता है। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है यहाँ पर IDA। आईडीए का काम है और आईडीए को बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो भी। ठीक है, आईडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? आईडीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और आईडीए कब बना था? ये बना था 1960 में। क्लियर? ये तो हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। बट आपसे कई बार पूछ लिया जाता है बताइए आईएफएससी क्या होता है। तो आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जैसे आईडीए वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप का हिस्सा है, वैसे ही आईएफएससी भी वर्ल्ड बैंक का ही ग्रुप का पार्ट है। क्लियर? आईएफएससी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आईएफएससी कब बना था? आईएफएससी बना था 1956 में। आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है, बताइए आईएफएससी कब बना था? 1956 में। फिर पूछा जाता है आईएफएससी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आईएफएससी किसका ग्रुप का पार्ट है? दैट इज वर्ल्ड बैंक। और आईडीए भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जाता है आईएमएफ से रिलेटेड कि बताइए आईएमएफ कौन है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पूछा जाता है कि बताइए आईएमएफ कब बना? ये बना था 27 दिसंबर 1945। आपको ये डेट्स याद रखनी है। आईएमएफ का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो आईएमएफ है उसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है। तो आईएमएफ के अंदर अभी करंटली आईएमएफ के अंडर 190 मेंबर कंट्रीज इनके साथ जुड़ी हुई है। और ये भी पूछा जाता है कि बताइए आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि आईएमएफ के अभी करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो आईएमएफ के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बताइए इनमें से इंटरनेशनल ट्रेड का मेन सिक्योरिटी गार्ड कौन है। यानी इंटरनेशनल ट्रेड को कौन नज़र रखता है, कौन सिक्योर करता है, कौन देखता है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO कब बना? ये बना था 1 जनवरी 1995 को। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO से पहले कौन सी बॉडी काम करती थी। तो WTO से पहले ट्रेड को चेक करने का यानी इंटरनेशनल ट्रेड को देखने का काम किसका था? वो काम था गैट का। तो आपको याद रखना है, जब 1 जनवरी 1995 में WTO बना था तो उसने किसको रिप्लेस किया था? उसने रिप्लेस किया था गैट को। ठीक है, यहाँ से गैट की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो गैट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इतनी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। एक क्वेश्चन और आता है कि डब्ल्यूटीओ में टोटल कितनी कंट्रीज़ है, अभी 164 मेंबर कंट्रीज़। फिर क्वेश्चन यहाँ से एक और क्रिएट हो जाता है कि जो 164 मेंबर कंट्रीज़ है इसमें से लास्ट कंट्री कौन सी थी, यानी जो 164 नंबर पे कंट्री थी जिसने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया, उस कंट्री का नाम बताइए। तो वो कंट्री है अफगानिस्तान। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यूटीओ कब बना, 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया, गैट को रिप्लेस किया। डब्ल्यूटीओ में टोटल कितनी कंट्रीज है, 164। लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है यहाँ पर, तो वो है आपकी यहाँ पर कौन सी है, अफगानिस्तान। ठीक है। और डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम होता है वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड करवाना, चाहे बायलेटरल ट्रेड हो, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो या बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो, फ्री ट्रेड कराना, चाहे बायलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल ट्रेड कराने का काम डब्ल्यूटीओ का है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपको बताना है कि इनमें से आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका काम है नोट इशू करना। और आरबीआई को जब नोट इशू करना होता है तो उसके पास मिनिमम कितना गोल्ड होना चाहिए। तो आप जानते हैं जब भी आरबीआई को कोई भी करेंसी प्रिंट करनी होती है तो आरबीआई को कम से कम अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, देन ओनली आरबीआई कैन प्रिंट एनी करेंसी। ठीक, इनमें से 200 करोड़ में से आरबीआई को 115 करोड़ के गोल्ड रखने पड़ते हैं और बाकी 85 करोड़ की जो है वो फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी इसने गोल्ड की बात करिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 करोड़। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो सबसे पहले आपको सेबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। अब सेबी कब, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी कब बना। तो सेबी बना था आपका ईयर 1988 में। 1988 में सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, बट उस टाइम पे सेबी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। बाद में सेबी 1992 में एक स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई। आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है। अगर उन्होंने पूछा है कि सेबी कब बना तो ईयर इज़ 1988, बट अगर वो पूछे कि सेबी किस ईयर में एक स्टैच्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट हुआ तो ईयर इज़ 1992। दो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि बताइए सेबी का काम क्या है। सेबी का काम बेसिकली होता है जितनी भी कैपिटल मार्केट है या सिक्योरिटी मार्केट है उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना, ताकि कोई भी जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। इन्वेस्टर्स के हित में रख के जो है ध्यान रखे पूरी मार्केट को सुपरवाइज करने का काम सेबी का होता है। और अभी करंट में अगर बात करें तो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम आपको याद रखना, उनका नाम है अजय त्यागी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कह रहा है 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर तैयार किया गया। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसका काम होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसका काम होता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में सही तरीके से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका काम होता है। ठीक है। तो अब कौन से फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, यहाँ पे नंबर याद रखना है, 15th फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। तो 15th फाइनेंस कमीशन देखिए, एक्चुअल में बोला गया था, एक्चुअल में जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो 2020 से 25 तक चलना था। बट आप सभी जानते हैं कि 2020 में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी, इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई थी। तो इस वजह से जो फाइनेंस कमीशन आपका 15th फाइनेंस कमीशन जो 2020 से शुरू होना था वो 2020 से शुरू नहीं हो पाया। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए 15th फाइनेंस कमीशन का ईयर क्या है। तो इसका ईयर क्या हो जाएगा 2021 से लेके, और 5 साल तक होता है तो कब तक हो जाएगा 2026 तक। ये बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना।
और कौन से फाइनेंस चल रहा है अभी? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक रहा इस बार? तो 2021 से 26 तक रहेगा। 2020 से होना था बट ड्यू टू कोविड एक साल एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि 15th फाइनेंस कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर रहा? तो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे? उनका नाम था NK सिंह। NK सिंह की चेयरमैनशिप के अंडर जो है 15th फाइनेंस कमीशन को लॉन्च किया गया। अभी क्वेश्चन और है जो बहुत एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, वो ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर जब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल से स्टेट के बीच में, तो कितना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया वो है 41%, यानी 41% टैक्स जो है वो सेंट्रल से स्टेट की तरफ जाएगा। अर्लियर जबकि 14th फाइनेंस कमीशन जब था ना, जिसके चेयरमैन थे YV रेड्डी, ठीक है, तो जो 14th फाइनेंस कमीशन था उस टाइम पे जो ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो 42% था। लेकिन जैसे ही 15वां फाइनेंस कमीशन आया इसको 41 कर दिया, यानी 1% से इसको कम करा दिया गया। 1% से इस टैक्स को कम कर दिया गया। क्यों? रीज़न याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो इसी तरीके से सेंट्रल से स्टेट की तरफ पैसा जाता था तो ज़्यादा जाना होता था। बट जैसे ही JNK एक यूनियन टेरिटरी बन गई है तो वो स्टेट का स्टेटस है वो खो चुकी थी, तो अब एक स्टेट अपने आप कम हो गया, तो इसीलिए जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1% से यहाँ पे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम कौन करते हैं? तो वो काम करती है, उस बॉडी का नाम क्या है? CSO। आपसे CSO की फुल फॉर्म पूछी जाती है। CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था बट इसको अब क्या बोला जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये CSO का काम होता है इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना। और CSO एक किस मिनिस्ट्री, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो CSO आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है। जबकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है? 5 ईयर प्लान बनाना। RBI क्या करती है? RBI सेंट्रल बैंक है जो बाकी बैंक्स को रेगुलेट करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना अलग काम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शेड्यूल बैंक कौन सा बैंक है जो कि नेशनलाइज है या फिर RBI के सेकंड शेड्यूल में आता है? नेशनलाइज नहीं है, बेस्ड एट फॉरेन करेंसी। तो शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो RBI, देखिए जब RBI का एक एक्ट आया था 1934 में, इसी एक्ट से 1935 में 1 अप्रैल 1935 में RBI बना था। तो RBI एक्ट 1934 के तहत जो सेकंड शेड्यूल था, उस सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या करा गया है? इन शेड्यूल बैंक्स को काउंट किया गया है। तो शेड्यूल बैंक्स वो कौन से बैंक्स होते हैं जो RBI के सेकंड शेड्यूल में आते हैं। बट इसका मतलब क्या है? शेड्यूल बैंक्स मतलब वो बैंक्स होते हैं जो जिनको RBI रेगुलेट करता है, जिनको RBI मॉनिटर करता है। ठीक है, ये आसानी से लोगों के पैसे को डिपॉजिट करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, एक बेसिक नॉर्मेलिटी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो शेड्यूल बैंक्स होते हैं जो RBI की सेकंड लिस्ट में आते हैं। आपको याद रखना है, सेकंड लिस्ट में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन से प्लान में, ये प्लान है PLAN, स्पेलिंग गलत हो गई, कौन से प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया गया? तो आप जानते हैं डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स आए थे। तो किस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई? तो वो था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? आपसे ईयर पूछा जाता है, दैट इज ईयर 1956 से लेकर 1961 तक। और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था। जो बड़े बड़े प्लांट जो है, जैसे राउरकेला हो गया, आपका भिलई हो गया, दुर्गापुर हो गया, तो ये बड़े बड़े जो प्लांट थे उस टाइम पर शुरू किए गए थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया? सेकंड 5 ईयर प्लान में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, GST काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? GST काउंसिल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब GST काउंसिल का काम क्या है? पहले तो आप समझिए GST काउंसिल का। देखिए GST क्या है? GST एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम सामने वाले को पे करते हैं, सामने वाला फिर गवर्नमेंट को पे करता है, यानी हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं।
ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जीएसटी काउंसिल का काम होता है जीएसटी जो रेट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम उनको मॉडिफाई किया जाए, उनको चेक किया जाए, उनको बदलने की ज़रूरत है तो वो किया जाए। आप देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी रेट चल रहा है। तो जब ज़रूरत हो टाइम के अकॉर्डिंग अगर जीएसटी में चेंजेस लाने, इन रेट्स में कम ज़्यादा इन रेट को करना है, तो वो काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल का काम होता है, यानी जीएसटी मॉडिफाई करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो हमेशा जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्र की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? इनके चेयरमैन होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस टाइम पर इंडिया का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे निर्मला सीतारमन। तो यानी अभी इस टाइम पर जीएसटी काउंसिल के करंट चेयरमैन कौन है? दैट इज निर्मला सीतारमन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछता है कि बताइए पहली बार जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो कब आई थी? तो वो आई थी बच्चे ईयर 1990 में। 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था और उस टाइम पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक। आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम इस एचडीआर रिपोर्ट को पब्लिश किया था महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, साथ साथ एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, जो कि इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं इन इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो पहली बार एचडीआर रिपोर्ट को किसने रिलीज किया था? इन दोनों ने किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल, ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन हर साल इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो इसको करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। यूएनडीपी कौन होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पहली बार इन्होंने की थी, बट हर साल एचडीआर रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपको याद रखना 3 चीज़ें होती है। किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वहाँ का एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, और तीसरा वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, और अभी हाल की बात करें तो इंडिया की जो एचडीआर रैंक है वो कितनी है? 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज में से इंडिया की एचडीआर रैंक कितनी है? 131। इंडिया है 131 नंबर पे। और सबसे अच्छा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है वो किस कंट्री का रहता है? हमेशा नॉर्वे का रहता है अभी तक। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपसे हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस में से जो फर्दर क्वेश्चंस आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करें। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. So thanks for watching and have a nice day.